विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, उसकी किस तरह से आदर्श और यथार्थ इच्छा के बारे में चर्चा की और सामान्य इच्छा की विशेषता के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में क्या अंतर है, सामान्य इच्छा की किस किस प्रकार से किन किन आधारों पर आलोचना की जा सकती है और सामान्य इच्छा का राजनीति में क्या महत्व है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राय ये देखा जाता है कि सामान्य इच्छा को सर्वसम्मति और सबकी इच्छा का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु दोनों को एक समझना गलत है। इन दोनों में प्रमुख रूप से निम्नांकित अंतर है। पहला, सर्वसम्मति जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, समाज के सब व्यक्तियों की इच्छा होती है, किंतु सामान्य इच्छा के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। साधारणतः ऐसा होता भी नहीं। सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति की, कुछ व्यक्तियों की और सभी व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है। पहला पॉइंट क्लियर। सामान्य इच्छा में सबकी सहमति या सबकी इच्छा होती है, जबकि सामान्य इच्छा में एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की भी हो सकती है और सब व्यक्तियों की इच्छा। इसका मूल उद्देश्य सामान्य इच्छा का जन कल्याण से संबंधित है। दूसरा है, सामान्य इच्छा में एक ऐसी एकता होती है जैसा कि सर्वसम्मति में कभी नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा एक संपूर्ण समाज की इच्छा को अभिव्यक्त करती है। यह सदस्यों की परस्पर विरोधी इच्छाओं के बीच समझौता नहीं, वरना एकल और एकात्मक इच्छा है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि सामान्य इच्छा एक ऐसी प्रकार की एकता है जो सर्वसम्मति में कभी नहीं हो सकती। तीसरा है, सर्वसम्मति किन्हीं परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों के विशेष हितों से संबंधित हो सकती है, किंतु सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समस्त जनता के कल्याण में ही होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर है। जहां सर्वसम्मति सब व्यक्तियों की सहमति से है, वहीं सामान्य इच्छा एक व्यक्ति भी से भी हो सकती है, बहुत से व्यक्तियों से भी हो सकती है। अर्थात सामान्य इच्छा का मूल उद्देश्य सबका कल्याण कर रहा है, और जो सामान्य इच्छा में एकता होती है जो सर्वसम्मति में कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा को और सर्वसम्मति को एक समझना गलत है। दूसरा पॉइंट है, सामान्य इच्छा की आलोचनाएं। हम किन किन आधार पर सामान्य इच्छा की आलोचना कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अस्पष्ट। सामान्य इच्छा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा विषय है, रूसो ने दिया है, इसको स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सकता। ये अव्यवहारिक सा लगता है। इसको एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा का ज्ञान प्राप्त कर सकना बहुत कठिन ही नहीं, वरना लगभग असंभव है। स्वयं रूसो इस संबंध में पूर्ण निश्चित नहीं है कि वह अपने सामाजिक समझौता में सामान्य इच्छा कहां पर निवास करती है, इसके बारे में वो स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। अर्थात सामान्य इच्छा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में स्पष्टता नहीं है। आगे रूसो कहता है कि जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं दे सकते, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ। रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में लाकर छोड़ दिया जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते। ये वेपर नाम के एक विचारक थे, राजनीतिक चिंतक, जिन्होंने कहा कि रूसो ने हमको ऐसी जगह पर ला के छोड़ दिया जहाँ अंधकार है और उसके बाद उसमें हमें सामान्य इच्छा नाम की कोई
वस्तु या चीज या विचार दिखाई नहीं देता। दूसरा है, दूसरों कहता है, दूसरे विचार में हम उसकी आलोचना इस प्रकार कर सकते हैं कि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में जो भेद किया गया है वो काल्पनिक है। रूसो की सामान्य इच्छा का विचार यथार्थ और आदर्श इच्छा में भेद पर आधारित है। जैसा कि हॉब हाउस ने कहा कि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता। मानव में सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः पृथक करना संभव नहीं है। अर्थात व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित को अलग करना संभव नहीं है। इसलिए सामान्य इच्छा और जो भाग है यथार्थ और आदर्श इच्छा, उसको अलग करना एक काल्पनिक है। थर्ड नंबर की आलोचना की जा सकती है, सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं। सामान्य इच्छा का विचार सामान्य हित पर आधारित है, किंतु सामान्य हित की परिभाषा का प्रयास लहरों को मुट्ठी में बांधने के समान है। इसके अतिरिक्त किसी कार्य को करने के पूर्ण निश्चितता यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक कार्य का परिणाम जन कल्याणी होगा। सामान्य हित की व्याख्या संभव न हो पाने के कारण ही सामान्य इच्छा के संबंध में मार्ले ने यह कहा है कि रूसो ने पूरी बहस में अपना समय नष्ट कर दिया। अर्थात किसी कार्य को करने से पूर्व हम ये कैसे कह सकते हैं कि यह कार्य सामान्य हित से संबंधित है, अर्थात जनता का कल्याण ही करेगा। फोर्थ नंबर है, रूसो ने जो सामान्य इच्छा का जो विचार दिया है वो बिल्कुल निरंकुश है, जो अत्याचारी और निरंकुश राज्य का पोषक करता है, जिसमें शासक पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, परंपराओं का नहीं होता, किसी तरह की और तरह का उसमें नियंत्रण। अर्थात सामान्य इच्छा पूर्ण रूप से निरंकुशवाद है जो अधिनायकतावाद की ओर ले जाता है। पांचवा नंबर है, सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में संभव नहीं है। रूसो का जो विचार उन्होंने दिया सामान्य इच्छा का, वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की ओर इंगित करता है, लेकिन वर्तमान में जितनी जनसंख्या है और जिस तरह की शासन व्यवस्था आजकल प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र सभी देशों में अपनाया जाने लगा है, इसमें ये विचार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जनता कानून निर्माण में भाग नहीं ले सकती, इसलिए इसकी ये आलोचना की जा सकती है। लेकिन आगे रूसो की सामान्य इच्छा का हम महत्व भी बताने का प्रयास करेंगे। महत्व में पहला है प्रजातंत्र का पोषक। रूसो का मत था कि सामान्य इच्छा जन कल्याण से संबंधित है और जन स्वीकृति से संबंधित है, अर्थात जनता की इच्छा को सर्वोपरि माना, विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग रहेगा, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगी। सामान्य इच्छा का विचार राजनीतिक क्षेत्र में हमारे सम्मुख एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जिसकी प्राप्ति सदैव हमारा लक्ष्य होना चाहिए, सामान्य हित। अर्थात सामान्य इच्छा के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या सबसे महत्वपूर्ण उसका महत्व है कि यह प्रजातंत्र का पोषक है। दूसरा है, सामान्य इच्छा राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत है, क्योंकि सामान्य इच्छा की धारणा में यह तत्व मिलते हैं कि जीवन में समानता, एकता, भाईचारा और आत्मीयता और सम्मान की भावना होती है और वही जीवन श्रेष्ठ होता है। इसलिए रूसो की सामान्य इच्छा राष्ट्रवाद का प्रेरक तत्व भी है। थर्ड नंबर का है, सामान्य इच्छा की धारणा में भावनावादी और रोमांचवादी आंदोलन का भी प्रभाव डाला। उसे फ्रांस की क्रांति का प्रेरक
विचार कहा जा सकता है। जर्मन विद्वान शिलर प्राकृतिक और भावनाओं का प्रतिपादन रूसो के नवयुगों का पथ प्रदर्शन मानता है और वह कहता है कि सामान्य इच्छा भावनाओं पर आधारित है, जो संपूर्ण जनता में यह भावना उत्पन्न करता है कि सामान्य इच्छा हमारे हित में कार्य करेगी, हमारे हितों का ध्यान रखेगी और हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी। 4th नंबर है सामान्य इच्छा इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति और सामाजिक हित दोनों को प्रधानता देती है। 5th नंबर का है सामान्य इच्छा व्यक्ति और समाज में शरीर और उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करके सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसो ने जो सामान्य इच्छा के बारे में जो अपने विचार दिए थे, जो अपना दृष्टिकोण दिया था, वह संपूर्ण समाज के लिए हितकारी है और उन्होंने संपूर्ण जनता के विवेक में विश्वास करते हुए उन्होंने सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया है वो पूर्ण रूप से प्रतिनिधि प्रजातंत्र और मानव के विवेक में विश्वास करने के लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण और एक व्यापक सिद्धांत है। आज इतना ही। अब नेक्स्ट हम बच्चों कल बेंथम के बारे में विचार करेंगे। बेंथम के बारे में आप पढ़ के आएंगे। बेंथम उपयोगितावादी था और उसने क्या क्या सिद्धांत दिए और उसकी उपयोगितावाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा थी, उसके बारे में कल अपन अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।